Assalamualaikum everyone. My name is Kania Talat and as we are discussing about spectroscopy. सो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत इंटरेस्टिंग है। एनएमआर स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। सबसे पहले जो है इसको टॉपिक को प्रोसीड करने से पहले हम इसका बेसिक प्रिंसिपल, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन ले देख के इसको समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास होती है इंस्ट्रूमेंटेशन। ये दो मैग्नेट्स हैं। मैग्नेट्स के दरमियान हमने रखा हुआ है सैंपल। सैंपल सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अब ये जो सैंपल है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स है। ये वेव्स जो हैं वो सैंपल पे फॉल करवाई जाती हैं। सैंपल हमें पता है एनएमआर, सीएनएमआर होता है, एचएनएमआर है। सपोज हम एचएनएमआर की बात करें तो सैंपल में जितने भी हाइड्रोजन है वो एटम्स हैं वो इस वेव्स को एब्जॉर्ब करेंगे और हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे और देन वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसी एनर्जी को रिलीज करके लो एनर्जी स्टेट में आएंगे। अब वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो आउटपुट की फॉर्म में आएगी और डिटेक्टर उस एनर्जी को डिटेक्ट करेगा और हमारे पास ग्राफ आएगा जिसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ग्राफ को स्पेक्ट्रम जो डिस्प्ले होगा सीआरटी पे। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट के एनएमआर में सैंपल जो है वो कैसा लेना चाहिए। तो जो सैंपल होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लेते हैं, उस सैंपल में एटलीस्ट वन एनएमआर एक्टिव एटम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब एनएमआर एक्टिव एटम कौन से होते हैं? ये हमारे पास एक एटम है जिसमें न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। हम एनएमआर पढ़ें, हमारा कंसर्न सिर्फ न्यूक्लियस के साथ है, यानी प्रोटॉन के साथ है और न्यूट्रॉन के साथ है, इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और किसी भी एटम का, और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द जो हैं वो स्पिन कर रहे हैं। ठीक है। स्पिन कर रहे हैं तो इनकी स्पिनिंग की वजह से न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा है। ठीक है। अब अगर ऐसा हो, हम एनएमआर एक्टिव और इनएक्टिव के देखने लगे हैं, तो अगर ऐसा हो कि जितने प्रोटॉन है एटम में, न्यूक्लियस में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हों, यानी उनके नंबर जो हैं सेम हों, तो वो क्या होंगे, आपस में पेयर अप हो जाएंगे ऐसे। और हमारे पास जो ओवरऑल स्पिन वैल्यू आ जाएगी वो ज़ीरो आ जाएगी, यानी कोई एक्स्ट्रा स्पिन शो नहीं होगी। वो जो इवन नंबर है वो आपस में पेयर अप हो जाएंगे और स्पिन हो जाएगी ज़ीरो। और ऐसे जो एटम्स हैं इनको हम कहते हैं एनएमआर इनएक्टिव एटम है, एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियस है। तो ये हम सैंपल जो है ऐसा एटम हो अगर सैंपल में, तो ये हम नहीं ले सकते। और सेकेंड कंडीशन हमारे पास आती है कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हो, एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन भी हो सकता है, वो आ जाए, तो क्या हो कि अब हमारे पास बाकी पेयर अप हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा रहेगा और ये एक्स्ट्रा स्पिन जो है वो न्यूक्लियस पे भी एक्स्ट्रा स्पिन जो है न्यूक्लियस उसकी वजह से स्पिन शो करेगा और उसकी स्पिन की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। और ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एटम्स एनएमआर एक्टिव होते हैं। यहाँ पर कुछ जो है टेबल में शो करवाए भी हुए हैं कि जिनके इवन है वो जो है उसका स्पिन ज़ीरो होगा, जैसे ऑक्सीजन के केस में। और जिनके हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, अगर इनके केस में देखें ओड ओड हैं, तो ये जो है इनमें स्पिन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इस टेबल को हम नेक्स्ट जो है डिटेल से देखते हैं। बेसिक प्रिंसिपल यही था, मैंने आपको जो डिटेल से समझाया। अब उसी को हम जो है ये कह लें कि माइंड में रखते हुए ये थ्योरी पढ़ते जाएंगे। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं वो आएंगी एडिशनल उससे, कुछ जो आपको यहाँ पे फिर साथ साथ बताई जाएंगी। सबसे पहले एनएमआर करेक्टराइज, जैसे बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स थी, हमने यूवी विजिबल पढ़ी, आईआर पढ़ी, उनका बेसिक फंक्शन क्या था, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन आप कह लें कि स्ट्रक्चर जो है कंपाउंड का, उसका एनालिसिस करना, उसका बताना कि मतलब कंपाउंड के स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन। तो यही बेसिक प्रिंसिपल जो होता है ना एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब जिसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे तो उस हिसाब से जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करें, रिलीज़ करें, एब्जॉर्ब करके रिलीज़ करें, तो हमें पता चल रहा है ना कि इतनी पीक्स आई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि इस कंपाउंड में अच्छा इतने हाइड्रोजन्स होंगे लाजमी, और अगर CNMR है तो इसमें इतने कार्बन होंगे, तो उस बेस पे फिर कितने कितने होंगे, कैसे हम करते हैं सब स्ट्रक्चर, वो हम अब देखते हैं। एनएमआर करेक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द CH जो फ्रेमवर्क है, कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क है, उसको आइडेंटिफाई ही करता है। कंसर्न विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई विद स्पिन अबाउट देयर एक्सिस। न्यूक्लियाई में जो भी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
उनकी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है वो रिलेट करता है, कंसर्न है इसका, जो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करते हैं, जैसे हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखा। न्यूक्लियाई हु स्पिन क्वांटम नंबर इज जीरो डू नॉट स्पिन एट ऑल, जिसका स्पिन क्वांटम नंबर जीरो है, जिनके पार्टिकल्स का जो है वो आपस में यूं कह लें कि इवन हो जाएंगे, वो आपस में पेयर अप हो जाएंगे, वो उनके केस में जो न्यूक्लियस है वो एज अ होल जो है कोई स्पिन शो नहीं करेगा, तो उसमें स्पिन क्वांटम नंबर जीरो हो जाएगा। Measure the energy required to cause the transition of a spinning nuclei from low energy spin state to higher energy spin state in an applied magnetic field by using radio waves। हमें पता है हम रेडियो वेव्स जो है वो सोर्स सप्लाई करते हैं, तो सैंपल में जितने भी हाइड्रोजन हैं एटम्स, जैसे हमने बात की, वो क्या करेंगे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, अब उन्हें कितनी एनर्जी की ज़रूरत है एब्जॉर्ब करने की, तो ये जैसे हमने यूवी विजिबल ट्रांजिशंस और आईआर में भी वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस को देखा था, उस केस में भी हम ये बात लाजमी करते थे कि ट्रांजिशन तब तक नहीं होगी जब तक जो भी फोटोन, जो भी एनर्जी हम सप्लाई उस पर कर रहे हैं, वो उन हाई और लो एनर्जी स्टेट्स का जो डिफरेंस है उसके इक्वल ना हो। यानी जितनी एनर्जी का फोटोन उसको चाहिए लो से हाई जाने में, उतना एनर्जी होना चाहिए, उतना, तो तभी वो लो से हाई स्टेट में जाएगा। यही कि वो मेजर कर दिया कि कितनी एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन के लिए न्यूक्लियाई को लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाने के लिए इन दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो ये जो भी न्यूक्लियस है वो रेंडमली मूव करते हैं, रेंडमली ओरिएंटेशन उनकी हो जाती है। ये चीज़ भी हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ही सब कुछ होता है, तो इसलिए ये लिखा गया है। वेवलेंथ, अब जो रेडियो वेव्स हम कर रहे हैं सप्लाइज की वेवलेंथ 1 मिलीमीटर 200 किलोमीटर ये होती है। लो एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती, 300 से 3 कह सकते हैं किलो हर्ट्ज़। सेंसिटिविटी ऑफ एनएमआर सिग्नल ऑफ अ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनएमआर सिग्नल कितना सेंसिटिव होगा, ये उसकी मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, कितनी उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग। जिसकी ज़्यादा होगी वो सेंसिटिव ज़्यादा होगा, जिसकी कम होगी वो कम होगा। अब ये जो अभी मैंने आपको कहा था कि हम टेबल नेक्स्ट देखते हैं, वही आ गया कि अब स्पिन जो है वो ज़ीरो कैसे होती है, किसकी और क्या ये है। तो द वैल्यू ऑफ आई यानी स्पिन क्वांटम नंबर इज़ रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर और मैस नंबर से ये रिलेट करती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेट करती है। वही हो गया ना, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैस नंबर सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो टोटल स्पिन स्टेट्स होती हैं वो कितनी होनी होती है, वो फार्मूला होता है कि अगर जितना हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर आया है उसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे 2i+1, हमें पता चल जाएगा इसकी स्पिन स्टेट्स कितनी हो सकती हैं। अब अगर हमारे पास दोनों इवन है तो हमें पता है स्पिन क्वांटम नंबर तो होना ही नहीं है ज़ीरो, तो इस केस में ज़ीरो होगा। अगर एटॉमिक नंबर ओड है तो स्पिन क्वांटम नंबर इंटीगर में आएगा, लाइक 1 2 3 को इंटीगर। अगर जो है एटॉमिक मैस ओड है, एटॉमिक मैस ओड है तो वो हाफ इंटीगर में आएगा, लाइक 1/2, यहाँ पे 3/2 आना है, 3/2 1/2। अब क्वेश्चन आता है कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, कैसे ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिनेड वैल्यूज़ होती हैं, और इनके ऊपर भी पूरा टॉपिक होता है कि कैसे आती है, तो यहाँ पे इतना कंसर्न नहीं है हमारा। तो आपको ये पता होना चाहिए एटॉमिक मैस ओड में है तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ इंटीगर होगी, और एटॉमिक नंबर ओड वैल्यू में है तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू इंटीगर में होगी। और जितने यहाँ पे आपको जो है एग्जाम्पल्स दी गई हैं, इतनी तो एटलीस्ट आपको इनके स्पिन क्वांटम नंबर्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सिग्नल सेंसिटिविटी, जो मैंने अभी लास्ट टाइम बात की थी कि क्या होता है हमारे पास जो सेंसिटिव सिग्नल होती है एनएमआर की सेंसिटिविटी वो किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पे। तो अब हम यही चीज़ देखते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये दो टाइप्स के होते हैं, प्रोटॉन H1 NMR है और C13 NMR है। अब यहाँ पे दोनों ओड लिए गए हैं क्योंकि C12 हो जाएगा तो वो तो इवन है, वो शो ही नहीं करता, NMR इनएक्टिव हो जाता है। इसी तरीके से प्रोटॉन की केस में भी यही है। तो HNMR इज़ यूज टू डिटरमिन द टाइप इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ऑब्वियसली किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हम HNMR की बात करें तो वो हाइड्रोजन्स को ही करेगा डिटरमिन। इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हाई होती है, इसकी नेचुरल अबंडेंस 99.98% होती है, जिसकी वजह से इसके सिग्नल जो होते हैं वो ईजिली डिटेक्टिव होते हैं, सेंसिटिव है ये, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हाई है। इसके जो है बरक्स अगर CNMR को देखा जाए तो ये यूज़ होता है टू डिटरमिन द टाइप ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसकी म्यू की वैल्यू अबाउट 1/4 होती है HNMR से, तो इसकी नेचुरल अबंडेंस लो होती है, इसके NMR सिग्नल की सेंसिटिविटी भी लो होती है, इजीली डिटेक्ट भी नहीं होता, और बहुत सेंसिटिव जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं
इसकी डिटेक्शन के लिए आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि NMR सिग्नल की सेंसिटिविटी मोमेंट जो है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू से डायरेक्टली रिलेट करती है। अब हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर मैग्नेट्स। अगर हम ये थोड़ा सा देख लें तो ये बात हमारी हो गई है कि न्यूक्लियस जिसमें ओड एटॉमिक नंबर हो या ओड मैस नंबर हो, उसकी जो है वो स्पिन उसमें कुछ ना कुछ होगी, यानी वो NMR एक्टिव होगा। जैसे H1 है, C13, F19 फास्फोरस। अच्छा, यहाँ पे कुछ और मोस्ट कॉमनली जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन CNMR और HNMR पढ़ा जाता है, लेकिन ये फास्फोरस का भी कुछ होता है। ये जो है इतना ज़्यादा जो है वाइडली स्टडी किया जाने वाला नहीं है, तो यही कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं। तो स्पिनिंग चार्ज न्यूक्लियस जनरेट्स आ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल्स है और वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये बात याद रखें, कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने कहा ना कि न्यूक्लियस है, उसमें हमारे पास जो है, जैसे बात पहले की थी कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, और वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहे हैं। तो अगर वो इवन नंबर में है तो न्यूक्लियस जो है ओवरऑल स्पिन शो नहीं करेगी, ओड में है तो शो करेगी। तो अब वो अपने एक्सिस के गिर्द जब स्पिन करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जैसे इस केस में शो की जा रही है कि ये प्रोटॉन जो है, चार्ज्ड पार्टिकल, ये अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हुई है। All nuclei carry charge. Spinning nucleus behave a tiny bar magnet called nuclear magnet. फिर वो जब जनरेट कर देते हैं फील्ड, तो वो एक टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको लाइक न्यूक्लियर मैग्नेट कहते हैं। सो ऑल न्यूक्लियस करेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, तो हर न्यूक्लियर की मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू करेक्टरिस्टिक एक होती है। जैसे हाइड्रोजन के केस में और है, कार्बन के केस में और है। अब ये जैसे ये जो है रोटेट कर रहा है, तो इस वजह से ये करंट भी जो है वो पास होता है। इससे खैर कंसर्न इतना नहीं है हमारा। तो जब ये होगा तो ये टिनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा, जैसे यहाँ पे कहा गया है। तो ये मैग्नेट जब है, तो हमें पता है मैग्नेट के पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स, तो वो अपने आप को अरेंज कर लेगा, खुद ही मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा और अपने नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को अरेंज कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। अब है कि अब हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई होती है। देखें, जो बेसिकली आपको पहले समझाया गया है ना स्टार्ट पे, वो NMR इंस्ट्रूमेंटेशन था। लाइक कि NMR में होता क्या है, सैंपल रख दिया, सैंपल रखने के बाद जो है वो सारा प्रोसेस हो गया, यानी रेडियो वेव्स आई और उस पर एब्जॉर्प्शन हो गई। तो सैंपल पे मतलब उसने एब्जॉर्ब की, बाद में एमिट की, जो भी है स्पेक्ट्रा शो हो गया। अब उस सैंपल के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये चीज़ें हम जो है ना डिटेल से स्टडी करें, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो अब हम यही चीज़ें देख रहे हैं कि सैंपल के अंदर क्या हो रहा है। तो सैंपल के अंदर जाहिर बात है कोई एटम था, जैसे उसके अंदर अब प्रोटॉन्स थे। वो अब बता रहे हैं कि जब भी प्रोटॉन जो हैं कोई चार्ज पार्टिकल स्पिन करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके गिर्द, एक ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब हम ऊपर से बाहर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं कि व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड स्पिनिंग प्रोटॉन्स एक्ट लाइक बार मैग्नेट्स। फिर जब हम उसको एक एक्स्ट्रा जो है एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वो एक बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है, जैसे यहाँ पे बात हो गई, ठीक है। बट यहाँ पे जो डिफरेंट बात होने लगी है इस स्लाइड पे, वो ये है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट इसमें बताया कि वो अपने आप को जो है नॉर्थ और एंड साउथ पोल्स को जो है वो अरेंज कर लेगा, उसके अरेंजमेंट कर लेगा। अब कैसे करेगा, नॉर्थ पोल ऊपर को गया है, साउथ पोल नीचे को आया है, तो ऐसा क्यों है, साउथ पोल उसने अपना ऊपर अरेंज क्यों नहीं कर लिया, नॉर्थ पोल नीचे क्यों अरेंज कर लिया। ये तो 50-50% हो सकता है, दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है, तो अगर वो अपना नॉर्थ पोल जो है यानी अपने आप को ऐसे अरेंज करे कि उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हो, यानी उसका नॉर्थ पोल जो है वो साउथ के जो है क्लोज हो और साउथ नॉर्थ के क्लोज हो, तो उस स्टेट को कहते हैं कि स्टेबल स्टेट है। और स्टेबल जो होती है उसकी एनर्जी लो होती है, हमें पता है, ठीक है। अब हमारे पास है जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी वही है कि साउथ पोल जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, साउथ जो साउथ के क्लोज नॉर्थ नॉर्थ के, तो ये हायर एनर्जी स्टेट हो जाएगी और ये लेस स्टेबल होगी। तो ये दो हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़।
अब ये हम पढ़ने लगे हैं अल्फ़ा एंड बीटा स्पिन स्टेट्स जो हैं ये क्या होती हैं। हमने पढ़ा ना कि यहाँ पे सपोज अगर वो टिनी बार मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहा है, जो न्यूक्लियस है यानी जिसमें प्रोटॉन है, तो वो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। और अब उसमें एक हाई जो स्टेट है वो और एक लो एनर्जी स्टेट है, उनको हम अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट्स भी कहते हैं। और उनमें अब हम क्या पढ़ने लगे कि नॉर्मली दीज टिनी बार मैग्नेट्स, ये जो हम अभी पढ़ लिया हमने, ये बार मैग्नेट्स रेंडमली ओरिएंट हो जाते हैं जो है स्पेस में, रेंडम उनकी ओरिएंटेशन होती है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, ये रैंडम ओरिएंटेशन हो रही है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो वो अपने आप को एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन उनकी हो जाती है, जो 50-50% चांसेस आपको बताए गए हैं कि या तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग उसी कह लें कि सिमत में अपने आप को अरेंज करते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जो है वो अपने आप को अरेंज करते हैं। 50-50% हो गया, लेकिन बेसिकली ये 50% है नहीं। ज़्यादा जो है न्यूक्लियाई वो अपने आप को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के जो है अकॉर्डिंग या सेम डायरेक्शन में जो है अलाइन करते हैं, और कम जो है वो ऑपोजिट में करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि जो सेम वाले होंगे वो लो एनर्जी वाले होंगे, और हमें इनको अरेंज होने के लिए सेम में साइड में सेम डायरेक्शन में अरेंज होने के लिए थोड़ी एनर्जी रिक्वायर है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी जो लो एनर्जी स्टेट है उसमें ही फटाफट से अरेंज हो जाएंगे। स्टेबल है उनके लिए वो वाली स्टेट, लो एनर्जी स्टेट, और जो कम जो ऑप्शंस होते हैं या चांसेस होते हैं वो फिर दूसरी स्टेट के हो जाते हैं कि इसमें वो दूसरी स्टेट में अरेंज हो जाएंगे जिसमें एनर्जी हायर रिक्वायर है और वो लेस स्टेबल स्टेट। तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन दीज टू स्टेट्स, इन स्टेट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो वेरी स्मॉल होता है, लेस देन 0.1 कैलोरीज। नेक्स्ट अब हमारी वही बात आ गई, अल्फा स्टेट है एक, हमारे पास बीटा स्टेट है, ठीक है। ये लो एनर्जी स्टेट हो गई, ये हाई एनर्जी स्टेट हो गई। अब जब जो है अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जाना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है, ठीक है। वो एनर्जी हमारे पास डेल ई होगी और एच म्यू के इक्वल होगी। इन अ मैग्नेटिक फील्ड देयर टू एनर्जी स्टेट्स हैं। प्रोटॉन लो एनर्जी स्टेट है एक, जो अलाइन होती है सेम डायरेक्शन में एज बी नॉट, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और एक हायर एनर्जी स्टेट होती है इन विच न्यूक्लियस अलाइंड अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें वो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट है। ये इसकी डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। ये बेसिकली जो है आप कह सकते हैं कि ये सारा जो है ना प्रिंसिपल है बिहाइंड के सैंपल के अंदर क्या होता है और क्या हो रहा है, कैसे जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं, ये रेडियो वेव जो है वो एब्जॉर्ब होती है एट्सेट्रा। यहाँ पे ना आपके साथ सिर्फ दो स्टेट्स की बात की गई हैं कि यहाँ तो वो अलोंग जो है मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाएंगे या अगेंस्ट। यहाँ पे एक और भी पॉसिबिलिटी होती है कि ये वैसे थोड़ा सा लेंथी नहीं कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं हो जाएगा, कि जैसे हमने पढ़ा है एक हमारे पास स्पेक्ट्रम है, तो उसमें हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं 0 TMS, तो यहाँ पे इसके जो करीब है वो अप फील्ड होती हैं, जो दूर है यहाँ पे वो डाउन फील्ड होते हैं। और हमने ऐसे भी पढ़े हैं, चलिए मैं आपको स्टार्ट से बता देती हूँ कि ऐसे भी होता है कि कुछ जो है स्ट्रक्चर जो है उसमें प्रोटॉन्स जो वो होते हैं वो बहुत शील्डेड होते हैं और कुछ डी शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये सारा जो चक्कर है ना, इसमें ये हमें सारा जो स्ट्रक्चर होता है या प्रोसेस होता है ये हमें ये भी बताता है कि इन दोनों स्टेट्स के अलावा भी एक है जिसमें अलाइनमेंट होती है, और वो यूं टेरी सी होती है कि मतलब वहाँ पर जो होते हैं ना प्रोटॉन्स, वो अपने आप को सही तरीके से अलाइन कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर उनको जो है लो एनर्जी में हाई एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, यानी जैसे हम यहाँ पे इस स्टेट को हाई एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट करवाने के लिए एनर्जी दे रहे हैं ना, वैसे ही उन वाले प्रोटॉन्स को भी हम हाई एनर्जी में कन्वर्ट करवाने के लिए जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ी सी एनर्जी लेके हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो कौन से प्रोटॉन होते हैं? वो वाले प्रोटॉन होते हैं जो शील्डेड होते हैं, जिनके इर्द गिर्द कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ना तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है विदड्रॉ कर लेगा, और उस फिर प्रोटॉन्स पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, उनके पास ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ना कोई ऐसी चांसेस होते हैं कि कोई भी उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा कम कर दे। तो वो बहुत हाई शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, तो वो भी एक केस होता है जिस फिर वो होते हैं हमारे पास जो है अप फील्ड जो है उनकी पीक्स आ जाती हैं, यानी करीब करीब जो है स्पेक्ट्रम में यहाँ पे अप फील्ड में उनकी पीक्स आती हैं।
तो वो इस तरीके से भी हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं कि स्पिन जो है ये कैसे ये चेंज होता है, स्पिन फ्लिपिंग क्या होती है। तो स्पिन फ्लिपिंग ये होती है हमारे पास ट्रांजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट induced by the absorption of electromagnetic radiation of appropriate frequency from the radio wave region is termed as spin flipping। सारी डिफिनीशन वही है कि न्यूक्लियस का लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाना, कैसे कोई भी उन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडियो वेव्स की एब्जॉर्प्शन हो, उन पे फॉल करवाई जाए और वो रेडियो वेव्स एक अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की हों, किसी रेडियो वेव रीजन से आई हों और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है अप्रोप्रिएट हो, जितनी चाहिए, जो मतलब लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चेंज होने के लिए न्यूक्लियस को रिक्वायर हो, उतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए। तो इसको स्पिन फ्लिपिंग कहते हैं। The energy difference between the two nuclear states correspond to the low frequency region of the electromagnetic spectrum। अब जो एनर्जी डिफरेंस है अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट में, तो मोस्टली हमने यहाँ पे जब स्टडी किया हमने कहा कि इतनी एनर्जी रिक्वायर होती है, बट ये डिपेंड भी करता है कि स्टेट्स में जो है ना वो डिफरेंस कितना है। लाइक यहाँ पे जो है इतना जो पाथवे है वो कवर करना है उसको लो एनर्जी से हाई में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तो ये जो पाथ है ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा। तो अब ये डिफरेंस डिपेंड करता है, फिर जब डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो हमें फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो भी हाई फ्रीक्वेंसी की देनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो यही है कि अगर एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो लो फ्रीक्वेंसी रीजन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वहाँ से लो फ्रीक्वेंसी की ही अगर हम वो दे देंगे रेडिएशन तो काम बन जाएगा, यानी स्पिन चेंज स्पिन फ्लिप हो जाएगी। वही एनर्जी डिफरेंस और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात की है, ये प्रोपोर्शनल है। वही ना कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अप्लाई की जाएगी उतना डिफरेंस ज़्यादा होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये अल्फा स्पिन स्टेट है, ये बीटा है। अगर थोड़ी सी एनर्जी डिफरेंस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है तो डिफरेंस इतना सा होगा, अगर ज़्यादा है तो डिफरेंस फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब नॉर्मली ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हैं कि अगर 14092 गास इतनी जो स्ट्रेंथ है अप्लाई की जाए तो 60 मेगाहर्ट्ज जो है ना, इतना फोटोन, इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन हमें चाहिए फ्लिपिंग के लिए। ठीक है, इतनी फील्ड होगी तो इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिक्वायर होगा। अब हम वही देख लेते हैं दोबारा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स। थस टू वेरिएबल्स NMR में हमारे सामने आए हैं, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यानी उसकी स्ट्रेंथ टेस्ला में, और एक फ्रीक्वेंसी। यही दो चीज़ें हैं। फ्रीक्वेंसी क्या, जो हम उसको देंगे जिससे उसकी स्पिन फ्लिपिंग होगी, और इसको हम कहते हैं कि रेजोनेंस भी है दो न्यूक्लियाई के दरमियान, दो स्पिन स्टेट्स के दरमियान। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड को हमने कहा कि टेस्ला में करेंगे, और इस जो दूसरा वेरिएबल है यानी फ्रीक्वेंसी, उसको हम हर्ट्स में, मेगा हर्ट्स में कर सकते हैं, और 1 मेगा हर्ट्स हमें पता है 10⁶ हर्ट्स के इक्वल है। तो ये लो एनर्जी स्टेट है हमारे पास, फील्ड हमने अप्लाई की है, ये हाई एनर्जी स्टेट है, और इतना एनर्जी डिफरेंस जो है, इतनी कोई भी कह लें जो वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, तो यहाँ से न्यूक्लियस इस रीजन में गया है। A nucleus is in resonance when it absorbs radio frequency radiation and spin flips to a higher energy state। वही बात कि न्यूक्लियस रेजोनेंस में तब होगा जब वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर लेगा और लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने स्टार्ट पे जो है इसका नेम पढ़ा था NMR, अब हमें पता चल गया है हम उसको NMR क्यों कहते हैं, न्यूक्लियर, क्योंकि सब कुछ न्यूक्लियस से रिलेटेड हो रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा न्यूक्लियस में हम इलेक्ट्रॉन को तो हमने कंसिडर किया ही नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की बेसिकली बात करते जा रहे हैं, तो वो न्यूक्लियस ही है। मैग्नेटिक यानी अपरेटस में, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपने देखा कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक के मैग्नेट उसमें यूज़ हो रहे थे। और यहाँ पर अगर जो सैम्पल है, जो हमारे पास एटम है, उसकी भी बात करें तो उसमें भी मैग्नेट, टिनी मैग्नेट जो है वो टिनी मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है। तो ये हो गया न्यूक्लियर मैग्नेटिक। रेजोनेंस का नेम क्यों दिया है कि यही कि जब हम उसको एक अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की रेडियो
फ्रीक्वेंसी की जो है वो रेडियो वेव्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, तो वो दोनों स्पिन स्टेट्स एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में आ जाती हैं, तो इसलिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहा गया है। और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी साथ इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेव्स विद मैटर। तो ये रेडियो वेव्स का इंटरेक्शन हो रहा है किसी भी एटम के साथ, मैटर के साथ, तो इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो होप सो क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपीज को इसलिए कहा जाता है। अब हमारे पास वही बात दोबारा रखी गई है कि जो फ्रीक्वेंसी है जो नीडेड फॉर रेजोनेंस एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आर प्रोपोर्शनली एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ के, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी, लार्जर द डिफरेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर स्पिन स्टेट, यानी ये अल्फा है तो बीटा यहाँ तक चली जाएगी, इतना ही उनका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। और हायर दी फ्रीक्वेंसी नीडेड फॉर रेजोनेंस, और फिर हमें एक हायर फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो हैं वो रेजोनेंस के लिए रिक्वायर होंगी। NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स में मोस्टली देखा जाए 60, 100, 300, 500 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट्स जो है यूज़ होते हैं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हुए। और इसके अलावा पावरफुल जो हम यूज़ कर लेते हैं स्पेक्ट्रोमीटर्स में, पावरफुल मैग्नेट्स भी यूज़ कर लेते हैं ताकि स्मॉल और मेजरेबल एनर्जी डिफरेंस जो है उनमें क्रिएट हो जाए टू पॉसिबल स्पिन स्टेट्स में, जो मेजर करने के काबिल हो। इंपॉर्टेंट टर्म जो नेक्स्ट आ रही है हमारे पास वो प्रिसेशन एंड प्रिसेशनल यानी लार्मर फ्रीक्वेंसी है इस केस में। तो ये हमारे पास क्या होती है, बी नॉट विल टेंड टू ओरिएंट द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक एक्सिस, न्यूक्लियस के मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल या एंटी पैरेलल जो है वो ओरिएंटेशन उसकी होती है। जैसे न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, द इफेक्ट इज दैट इट स्पिन एक्सिस मूव्स अराउंड द एक्सिस ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उसका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ही एक्सिस के गिर्द वो स्पिन करेगा एंड ड्रॉज आउट अ सर्कल परपेंडिकुलर टू दी। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखें कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये अपने इर्द गिर्द स्पिन कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करने के अलावा रोटेट भी करता है, ठीक है, कि लाइक ये इधर स्पिन करता हुआ साथ ये देखें रोटेट कर रहा है। जैसे टॉप की एग्जांपल लें तो जैसे ही हम उसको घुमाते हैं तो वो अपने एक्सिस के गिर्द तो रोटेट करता है, साथ वो प्रिसेशन भी शो करता है, यानी रोटेट कर रहा हो तो एक्सिस के गिर्द स्पिन करने के अलावा इतना फर्श पे भी जो है आप देखें फ्लोर पे वो रोटेट कर रहा होता है। तो ये जो होती है हमारे पास यही हमारे पास प्रिसेशन होती है, और प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है मूवमेंट को प्रिसेशन कह दिया और फ्रीक्वेंसी को प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के ड्राज आउट अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये सर्कल उसके परपेंडिकुलर जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के एक सर्कल ड्रा करते हुए जो है वो मूव कर रहा होता है। न्यूक्लियस स्पिन कर रहा होता है और साथ जो है मूव कर रहा होता है, यानी रोटेट कर रहा होता है, और रोटेट करते हुए जो सर्कल है जिस सर्कल में रोटेट करता है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। और इस टाइप की मोशन को हम प्रिसिजन कहते हैं, ये प्रिसिजन है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम फिर प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी अपने गिर्द स्पिन भी करना और फिर रोटेट करना। अब हमारे पास आ गया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ये क्या है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड टू काज द ट्रांजिशन ऑफ ए स्पिनिंग न्यूक्लियर, के एक स्पिन न्यूक्लियर ट्रांजिशन उसकी हो जाए फ्रॉम लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट टू हायर एनर्जी स्पिन स्टेट, से लोअर से हायर में इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करें तो लोअर से हायर में उसकी ट्रांजिशन हो जाए, ये हमारे पास होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब हमारे पास है मोड्स ऑफ इंड्यूसिंग स्पिन फ्लिपिंग, जो है मतलब अगर हम उसको करना चाह रहे हैं इंड्यूस तो हम कर सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। फ्रीक्वेंसी स्वीप मोड, तो जो हमारे वेरिएबल्स हम पढ़ के आए ना पीछे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी, ये दो वेरिएबल्स हमने स्टडी किए, तो इन दोनों के साथ छेड़खानी करके हम कर सकते हैं इंड्यूस। क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी स्वीप मोड में हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, ठीक है, और स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। और फील्ड स्वीप में फील्ड को स्वीप करेंगे, यानी फील्ड को चेंज करेंगे और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे। और यूँ एक को चेंज करने से, एक को कांस्टेंट रखने से जो है स्पिन फ्लिपिंग इंड्यूस की जा सकती है, लाइक अल्फा से बीटा में जाना है, वही ना स्पिन फ्लिपिंग। फॉर प्योरली टेक्निकल रीजन इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़ दिस फील्ड स्वीप मोड। और जो है कुछ बहुत ज़्यादा बल्कि बेनिफिट्स होते हैं टेक्निकल रीजन जिसकी वजह से ये जो है फील्ड स्वीप मोड वो मोस्टली यूज़ होता है।
सैम्पल की बात हम पहले कर चुके हैं कि सैम्पल में एक एनएमआर एक्टिव एटम होना चाहिए, तो उसमें जो कुछ चीज़ें आ जाती हैं, सैम्पल साइज़ इंपॉर्टेंट होता है, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, सोल्यूशन बेसिकली लेते हैं ना, तो फिर उसमें सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, सैम्पल क्वांटिटी कितनी लेनी है, ट्यूब्स जिसमें लेना है उनकी क्लीनलीनेस, ट्यूब को लेबल करना है, सैम्पल डी गैसिंग यानी गैस रिमूव करनी है उसमें से, सॉल्वेंट चॉइस, ये वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले सैम्पल क्वांटिटी, तो एनएमआर ट्यूब में जो तकरीबन जो है 4.5 to 5 सेंटीमीटर आपने लेना है इतना सैम्पल। तो ट्यूब क्लीनलीनेस है हमारे पास कि एनएमआर ट्यूब शुड बी क्लीन होनी चाहिए, हमें पता है, वॉश करनी चाहिए, इसी टोन से वॉश कर लें, बाद में ड्राई कर लें, ब्रश यूज़ करें क्लीनिंग के लिए, लेबल करें उसे प्रॉपर जो है तरीके से, यानी कोई स्टिकर वगैरह ये नहीं है कि उसके ऊपर लिख दें बहुत ज़्यादा, तो कुछ भी पेपर या स्टिकर कुछ भी है उसके ऊपर आप जो है फिक्स कर सकते हैं, लेकिन फिक्स ध्यान से कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे जब हमने ट्यूब पे लेबल लगाने के बाद उसको जो है रख देना है तो उसने बहुत रोटेट करना होता है, तो वहाँ पे फिर लेबल लूज़ होगा तो वो जल्दी उतर जाएगा। सैम्पल डी गैसिंग में गैसेज रिमूव करनी होती है, अगर कोई है लाइक एयर में ऑक्सीजन है जिसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो वो डिज़ोल्व हो सके, कोई भी इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकती है, तो उसकी डी गैसिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे पास कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। सैम्पल शुड बी प्रिपेयर्ड इनर्ट इन्वायरमेंट में प्रिपेयर करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट की कोई भी लाइक ऑक्सीजन है ना, जैसे कोई भी चीज़ जो है वो इंटरफेयर ना करे। सॉल्वेंट चॉइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है कि वो कहना है इट इज़ एडवाइजेबल टू टेस्ट। पहले इसको वैसे ही समझा देती हूँ, होता क्या है सॉल्वेंट चॉइस में कि जो सॉल्वेंट होते हैं ना वो हमने ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट यूज़ होना है, लाइक जिसमें ड्यूट्रियम क्या है, ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट क्या है। सबसे पहले ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट हमारे पास वो होते हैं लाइक सबसे पहले ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला ना। तो अगर यहाँ पर प्रोटॉन की जगह ड्यूट्रियम यूज़ कर लिया जाए CDCl3 तो ये हमारे पास ड्यूट्रिएटेड सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक हो गया। अब है कि हम इनके लिए ड्यूट्रिएटेड सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट्स जो हैं ड्यूट्रिएटेड यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उनमें प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। लाइक हमारे सैम्पल है कोई जो उसमें भी प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन है, तो इंटरफेरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ड्यूट्रिएटेड हमने यूज़ करना है, और ये भी तो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है ना ड्यूट्रियम, तो ये वाला सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। होता क्या हमारे पास है कि ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो भी सैम्पल वगैरह है उसको हम ना जो प्रोटोनिक सॉल्वेंट है उसमें ना सोल्यूबल करके देख लेते हैं, फिर उसको उसी के ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट में सोल्यूबल करके अपना सोल्यूशन तैयार करके रख लेते हैं, फिर उसके ऊपर रेडिएशंस फॉल करवाते हैं और सोन ब्ला ब्ला जो प्रोसेस है हमारा। तो यहाँ पे जो है फिर ये है कि अगर डायरेक्टली ड्यूट्रेटेड यूज़ कर लेंगे तो मैं भी पता नहीं वो सोल्यूबल होना है नहीं होना, तो वो कॉस्टली होते हैं ड्यूट्रेटेड, तो हमारा जो है बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये कह लें, तो ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो यही लिखा हुआ इट इज़ एडवाइजेबल टू टेस्ट दी सैम्पल सोलबिलिटी, पहले सोलबिलिटी को ज़रूर टेस्ट कर लें, कोई भी ऑर्डिनरी प्रोटोनिक सॉल्वेंट लेके फिर जो है उसी का ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट ले लें ताकि हमारी कॉस्ट जो है उससे बचा जा सके। मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट टॉक्सिक होते हैं, सो यू नीड टू फैमिलियराइज द सेफ्टी प्रोसेस जो है एस्पेक्ट्स उसको हैंडलिंग करने से पहले ज़रूर करें। मेक श्योर कि आपको कोई भी जो है वो ना हो प्रॉब्लम। तो क्लोरोफॉर्म हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, लेकिन एसीटोन में 6 प्रोटोन है तो 6 के 6 ही ड्यूट्रियम से रिप्लेस किए जाएंगे। बेंजीन हो सकता है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड हो सकता है, DMSO हो सकता है, एथानोल हो सकता है और मेथानोल, लेकिन सारे के सारे क्या होने चाहिए, ड्यूट्रिएटेड। तो ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं सारा जो है इसका क्या कह लें इंस्ट्रूमेंटेशन के, ये मैग्नेट्स हैं तो सैम्पल रखा हुआ है यहाँ पे। ये जो है हमारे पास वो सोर्स बन गया है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स, ये डिटेक्टर है और यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम और प्रिंटर है। और बेसिकली जो होता है ना इंस्ट्रूमेंटेशन वो इस फॉर्म में होता है लाइक अगर आप पूछा जाए कि NMR जो है उसमें इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी शेप कैसी थी है तो गीज़र टाइप शेप जो है ये भी पूछ लिया जाता है। अब हमारे पास आ जाती है टाइप्स। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो है हमारे पास हो सकती हैं। NMR के केस में कंटिन्यूस वेव हो सकता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कंटिन्यूस वेव है तो उसमें फील्ड जो है वो चेंज करेंगे, फील्ड स्वीपिंग होती है, सेवरल मिनट्स ले लेती है। ये पहले इंस्ट्रूमेंट्स में इम्प्लॉयड किया जाता था। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसमें आता है। इसका मतलब क्या है कि जो स्पेक्ट्रम है, जो ग्राफ है वो एब्जॉर्प्शन वर्सेस फ्रीक्वेंसी जो है हमें देता है
पीक्स वगैरह। जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसमें अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी स्वीप मोड यूज़ किया जाता है, विच इज़ अप्लाइड एज शॉर्ट, जो है सिंगल शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स जो है अप्लाई की जाती है। सिग्नल रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, फिर स्टोर कर लिए जाते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म जो एफटी है वो भी सेम स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है, कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रम की तरह। एनर्जी जो एमिट होती है वो मेजर की जाती है इसमें, और ये एमिशन स्पेक्ट्रम देता है। तो ये आपने डिफरेंस था जो अपने याद रखना था। इसके मेन कंपोनेंट्स अगर देख लिए जाएँ तो ये सारे हैं, इनको हम जो है 1 बाय 1 जो है नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं। मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट था पहला। तो मैग्नेट हो सकते हैं परमानेंट मैग्नेट हो सकते हैं, ये चीप होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकते हैं, इसमें फील्ड स्ट्रेंथ को हम वेरी कर सकते हैं, काम ज़्यादा कर सकते हैं करंट वेरी करके कॉइल में से, और ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, ये स्टेबल होते हैं, कंपैक्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अचीव कर लेते हैं बाकियों की निस्बत ज़्यादा। और एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में तकरीबन 100 मेगाहर्ट्ज से अबव जो होते हैं वो हीलियम कूल्ड होते हैं सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। फील्ड स्वीप जनरेटर, इसमें अगर हम देखें तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया जा सकता है स्वीप कॉइल्स की हेल्प से, और कॉइल्स जो हैं वो मैग्नेट के पोल्स के दरमियान प्लेस की जाती हैं, और करंट वेरी करके हम कॉइल को स्वीप करवा सकते हैं। सैम्पल ट्यूब हमने लेनी है जो कि बोरोसिलिकेट से बनी हुई होती है। इसमें 15 सेंटीमीटर टू उसका लॉन्ग है और 5 मिलीमीटर का डायमीटर होना चाहिए। इसको भी मैग्नेट के पोल्स के दरमियान रखना है, जैसे कि आपको स्टार्ट पे भी दिखाया गया था कि सैम्पल जो है जब हम प्लेस करते हैं तो ये स्पन अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिनिंग करेगी, और तकरीबन 30 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर जो होते हैं प्रोवाइड्स द रेडिएशन ऑफ कंट्रोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रू अ कॉइल रैप्ड अराउंड द सैंपल ट्यूब। जो सैंपल ट्यूब के कॉइल है वहाँ से वो कुछ ना कुछ जो है ट्रांसमिट करेंगे, रेडिएशन जो है प्रोवाइड करेंगे एक एप्रोप्रिएट एक कंट्रोल्ड फ्रीक्वेंसी की। फिर वही रेडिएशन जो है वो सैंपल के ऊपर फॉल करवा दी जाएंगी, नेक्स्ट सैंपल पे चले जाएंगे इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कंपोनेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। इसमें क्या होगा कि रेडिएशन फ्रॉम ट्रांसमीटर एब्जॉर्ब बाय सैंपल एंड डिटेक्टेड बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। जो रिसीवर है वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि जैसे रेडिएशन पीछे ट्रांसमीटर से आई ना, ये ट्रांसमीटर ने क्या किया, रेडिएशंस ट्रांसमिट किए एक कंट्रोल फ्रीक्वेंसी की, जो क्या किया सैंपल ने एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है रिसीवर ने डिटेक्ट कर ली। कनेक्ट टू अनदर कॉइल रैप्ड अराउंड द सैंपल ट्यूब। अब सैंपल ट्यूब के दरमियान मैग्नेट्स हैं, कॉइल्स हैं, तो दूसरी कॉइल के साथ दो कॉइल्स हैं ना, एक कॉइल के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर कनेक्ट होता है तो दूसरी कॉइल के साथ रिसीवर कनेक्ट होता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर कॉइल्स ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती हैं। एम्पलीफायर हमें पता है वही जो एम्पलीफाई करे, सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है। सिग्नल एम्पलीफाई होते हैं एम्पलीफायर से, रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है। एम्पलीफायर से जो सिग्नल आए हैं उसने वो वाई एक्सिस पे रिकॉर्ड कर लिए हैं और स्पेक्ट्रम बना दिया है। स्वीप जनरेटर जो है यही ड्राइव करने के लिए कि एक्स एक्सिस पे क्या है रिकॉर्डर के वो यूज़ होता है। इंटीग्रेटर जो है मोस्ट एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो उनके साथ लगा होता है इंटीग्रेटर, यानी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर लगा होता है, और जो हमें सिग्नल्स के अंडर एरिया बताता है। जैसे हम एनएमआर जो है इसका स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रम भला कैसा होता है, जैसे शुरू पे भी मैंने थोड़ा सा बताया था। हमारे पास होता क्या है कि ये एक लिया गया है टीएमएस, मतलब स्टैंडर्ड ले लिया है। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है कुछ भी, तो होता क्या है हमारे पास ऐसे हैं प्रोटॉन्स, ठीक है, सॉरी एक्सिस है, ग्राफ है, तो हमारे पास स्पेक्ट्रा कैसे आता है, ऐसे लाइंस होती हैं, ऐसे ऐसे है, फिर ऐसे, और फिर थोड़ी फासले पे ऐसे। तो ये जो एरिया होता है ना कर्व के अंडर कितना एरिया, वो बेसिकली जो है पीक इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। और जो कितनी पीक्स हैं, यानी एक ही जगह पे कितनी पीक्स आई हुई हैं, वो पीक स्प्लिटिंग होती है। तो ये स्पेक्ट्रम जो है इसको आइडेंटिफाई करने का तो जो तरीका है, तो जो इंटीग्रेशन का मैंने बताया कि जितना एरिया होता है तो वो हमें बताता है बेसिकली कि कितने प्रोटॉन्स होंगे जिन्होंने ये एक ही पीक दी है। वो पीक इंटीग्रेशन इस चीज़ को कहते हैं कि कितने प्रोटॉन्स हैं जिन्होंने एक ही पीक दी है। तो ये बेसिकली जो है ना, अभी ऐसे मे भी आपको समझ आया हो, बट समझाने वाला टॉपिक है तो ये कवर हो जाएगा। तो इसके बाद जो है इसके ऊपर एनएमआर के ऊपर एक
जो है दूसरे तरीके से लेक्चर फिजिकली अपलोड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। लास्ट वन है, आफ्टर रिकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम इन नॉर्मल मैनर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर स्विच्ड फ्रॉम नॉर्मल मोड टू इंटीग्रल मोड, और स्पेक्ट्रम को फिर स्कैन कर लिया जाता है वंस अगेन। तो अभी जो है आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए वो इतनी डिटेल में नहीं गई। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं ऑफ कोर्स रह जाती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।